जब हमने बात करी थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की, तो वहां पर हमने बोला था कि प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट हार्मोन्स की वजह से होता है। उसका रीजन क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर किसी भी तरीके का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम होता है। तो एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है नर्वस सिस्टम की वजह से। ये समझ में आ गया? लक्ष्य, आवाज आ रही है मेरी अब? यस सर। अब आवाज ठीक आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। सर मुझे तो पहले भी सही आ रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा से ध्यान दीजिए। फिर हमने कहा द कोऑर्डिनेशन इन सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल। हमने अगर एक छोटे से मल्टीसेलुलर एनिमल की बात करी तो वो एक एनिमल होता है हाइड्रा। मैं आपको उसका जो नर्वस सिस्टम होता है, हाइड्रा का नर्वस सिस्टम इस तरीके का होता है जैसे कि छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हो और उन पॉइंट्स को छोटी छोटी नर्व्स ज्वाइन कर रही हैं। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, उसमें आप देखना, पेज नंबर 15 तक भेजा था। पेज नंबर 16 पर देखिए, हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा। ये छोटे छोटे आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे एक जाल बना हुआ है। तो क्या होता है कि ये छोटी छोटी नर्व्स होती हैं जो नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो नर्व्स जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन रहती हैं, और जब उन नर्व्स को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं तो वो जो बड़ा एक पूरा का पूरा जो सिस्टम बन जाता है, दैट सिस्टम इज नोन एज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एनिमल्स, हम अगर अपनी बात करें, हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनिमल। हम भी एनिमल्स की तरह ही होते हैं। बस इतना है कि हम लोगों की एक पर्टिकुलर भाषा होती है, हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से अपने मैसेज कन्वे कर पाते हैं। हालांकि क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे को अपने मैसेज कन्वे कर देते हैं। तो ये है कि जो एनिमल्स हैं और जो हम हैं ह्यूमन बींग्स, हमारे में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो हमने ये कहा कि अगर मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स आल्सो। तो अगर मान लीजिए कोई सामने डॉग खड़ा हुआ है और उस डॉग को मैं खाने की कोई चीज दिखाता हूँ, तो वो एकदम से दौड़ता हुआ आता है खाने की उस चीज को खाने के लिए। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर भी दिमाग है, उसके अंदर भी नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं जो काम कर रही हैं, जो मैसेज भेज रही हैं ब्रेन को कि वो सामने जो चीज है वो खाने की चीज है, और उस चीज को खाने से मेरा पेट भर जाएगा, उस चीज को खाने से मुझे एनर्जी मिल जाएगी। तो वो एकदम से दौड़ता हुआ आता है और उस चीज को खा लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर भी कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम है जो काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स। जैसे कि लोअर एनिमल की बात करी, सिंपल एनिमल की बात करी, तो वो हमारा हाइड्रा हो गया। अब जब हम हायर एनिमल्स की बात करते हैं तो हायर एनिमल्स का मतलब ये नहीं है कि वो एनिमल साइज में थोड़े बड़े हैं या बहुत ऊंचा है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। हम ये कहेंगे हायर एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम समझते हैं आप लोग? ये बताइए। तो सर एक को बता दो। किसी को नहीं पता? यस सर। सर मेरे को तो नहीं पता। देखिए जी, वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा जो बैकबोन होती है ना पूरी, उस पूरी बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है? और उन एनिमल्स को, जिन एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उन सभी एनिमल्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है? मैं लिख देता हूँ। Animals with vertebral column are called vertebrates. सर मतलब जो एनिमल्स मतलब जिन एनिमल्स में रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं या फिर उनकी रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं? उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी डॉग की बात करी, तो आप उसकी पीठ देखोगे, उसकी पीठ के ऊपर भी पूरी रीढ़ की हड्डी आपको नजर आएगी। आप अगर लॉयन की बात करें तो लॉयन की जो पीठ है उस पर भी आपको रीढ़ की हड्डी दिखाई तो 9th में पढ़ा था हमने। हाँ, तो उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जिन भी एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अच्छा, तो the control and coordination in higher animals called vertebrates takes place through nervous system as well as hormonal system called endocrine system.
अब जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम होता है, उस हार्मोनल सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमने ये कहा कि देखिए, एक तो जो सिंपल एनिमल्स हो गए जैसे कि हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर का मतलब उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। तो उसके अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स का मतलब क्या है कि जिनके अंदर नर्वस सिस्टम भी है, जिनके अंदर ये रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम भी है, उन एनिमल्स को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। उनमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम की वजह से भी होता है, और वो हार्मोनल सिस्टम की वजह से भी होता है। हार्मोनल सिस्टम कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल्स में हार्मोनल सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। फिर है, there are 5 sense organs in our body: eyes, ears, nose, tongue and skins. There are, सर दोबारा एक बार रिपीट कर दो। बेटा सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बता रहा हूँ कि बता रहा हूँ, रुको। There are 5 sense organs in our body: eyes, ears, nose, tongue and skin. सर आप 4 to 5 वाले बैच में क्या पढ़ा रहे हो आजकल? आजकल 4 to 5 वाला बैच में ले ही नहीं रहा हूँ, जॉइंटली ले रहा हूँ दोनों बैच। अच्छा, बहुत टाइम हो गया, लेकिन 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ उसको अलग, 4 to 5 वाला, गेट टू 9 अलग। देखिए जी, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन हो गया हमारी आईज, कि हम किसी भी चीज को देख लेते हैं तो देखकर हमें पता चल जाता है कि ये चीज ऐसी है ना, तो हमको पता चल जाता है। तो वो तो हो गया सेंसेशन ऑफ वॉचिंग, कि मैं किसी भी चीज को देख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माई आईज, पहली चीज। दूसरा सेंसरी ऑर्गन हो गया ईयर्स। ईयर्स, मैं कानों से सुन सकता हूँ। Sense of hearing. तीसरा जो ऑर्गन हो गया वो हो गया नोज, कि मैं नाक से स्मेल कर सकता हूँ। चौथा ऑर्गन हो गया टंग, कि मैं टंग पर किसी चीज को रखकर टेस्ट कर सकता हूँ। और पांचवा ऑर्गन हो गया स्किन। स्किन का क्या है कि मतलब अगर किसी भी चीज को मैं टच करूंगा तो टच करके बता सकता हूँ कि ये चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। टच करके बता सकता हूँ इसका टेम्परेचर कम है या ज्यादा है। टच करके ये बता सकता हूँ कि ये चीज की डेंसिटी कम है या ज्यादा है, ये चीज बहुत ज्यादा गाढ़ी है या ये चीज बहुत ज्यादा मतलब लाइट है। और किसी भी चीज को टच करके मैं ये बता सकता हूँ कि ये चीज जो है ये मतलब इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है या कम। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि चिपचिपापन। किसी भी चीज को अगर मैं टच करता हूँ, टच कर मैं कहता हूँ कि ये तो कुछ चिपचिप सा लग रहा है हाथ में, यानी कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं अपनी सेंसेस से बता सकता हूँ: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो टोटल कितनी सेंसेस हो गई इंसान के अंदर? 5 सेंसेस होती हैं टोटल। अब अगर ये बात करी जाए कि आप लोगों ने सुना होगा कि सिक्स्थ सेंस, सुना आपने सिक्स्थ सेंस, छठी सेंस, Yes, sir. है ना? तो सिक्स्थ सेंस वो होता यस है कि सर। हम, हाँ, सिक्स्थ सेंस वो होता है कि हम क्या चीज महसूस कर रहे हैं। हम महसूस क्या कर रहे हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं, हमें बैठा हुआ हमको लग रहा है कि यार मुझे ना मेरे चाचा की बड़ी याद आ रही है, मेरे चाचा आ जाए कहीं से, है ना? मैं सोचता रह रहा हूँ चाचा को सोचता रह रहा हूँ, और मुझे बार बार ये लग रहा है कि मेरे चाचा आएंगे, और पता चला शाम को चाचा घर पर आ गए, है ना? तो मैं एकदम से बोलूंगा भाई आज मेरी सिक्स्थ सेंस ये कह रही थी कि आज आप आओगे जरूर, और आज आप मुझसे मिलने आ गए। ठीक है, तो ये कोरोना खत्म हो जाए। हाँ, ये कोरोना खत्म हो जाए तो फिर चाचा बुआ सबसे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि ये चीज जो है, ये चीज क्या है, ये चीज वो है कि मुझे मालूम है कि मेरी ये 5 सेंसेस है। ये 5 सेंसेस कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मैं सामने देख रहा हूँ कि सामने सक्षम खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब सक्षम मेरे सामने ही खड़ा हुआ है, वो पीछे नहीं है कहीं पर भी। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई भूतों वाली फिल्म नहीं चल रही है तो बात अलग है। ठीक है, तो अगर मैं सामने किसी चीज को देख रहा हूँ, दैट मीन्स वो चीज सामने है। तो इसका मतलब क्या है
कि मेरी आईज कभी गलत नहीं बोलेगी। मैंने अगर कुछ सुना तो मेरे कान कभी गलत नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे बिल्कुल सही। मेरी और सर नाक इल्यूजन के केसेस में हाँ जब कई बार इल्यूजन्स भी तो हो जाते हैं। नहीं, वो तो खैर दूसरी चीज हो गई, वो तो दूसरी चीज हो गई कि हमारा ध्यान कहीं और है, हम सोच कुछ और रहे हैं और खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो वो तो अलग चीज होगी, वो तो स्पेशल कंडीशन होगी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, तो अगर मैं नाक से कुछ सूंघ रहा हूँ, अगर मुझको कुछ स्मेल आ रही है, मान लीजिए मुझे अनियन की स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब वो अनियन ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई और चीज रखी हुई है, आलू रखा हुआ है या टमाटर रखा हुआ है, नहीं, वो अनियन की स्मेल है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी ये सेंसेस तो कभी भी गलत नहीं बोलती। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो सेंसेस है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने किसी चीज को टच करा और वो मुझे लग रही है गर्म और तुमने उस चीज को टच करा तुम्हें लग रही है वो ठंडी। ऐसा नहीं हो सकता। गर्म चीज सबको गर्म ही लगेगी, ठंडी सबको ठंडी लगेगी। तो ये सेंसेस कभी भी गलत नहीं बोलती। तो ये तो 5 सेंसेस हो गई। कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज लग रही है, मुझे एक बार लगा मेरे चाचा आने वाले हैं, पता चला 1 घंटे बाद चाचा आ गए। एक बार मुझे लगा कि बारिश होने वाली है, पता चला थोड़ी देर बाद बारिश हो गई। एक बार मुझे लगा कि आंधी आने वाली है, आंधी आ गई। जब 4-5 बार ऐसा हुआ तो फिर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया, मेरी ना सिक्स्थ सेंस बड़ी मजबूत है, जो मुझे लगता है वो हो जाता है। खैर, ये सारी तुक्के की चीजें होती हैं, ये चीजें कंफर्म नहीं होती किसी भी चीज के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करने के लिए। तो जो सही प्रेडिक्शन होता है वो ह्यूमंस में इन 5 ऑर्गन्स की वजह से होता है। ये पढ़ने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चीजें जो हैं ये हमने प्लांट्स में नहीं देखा, प्लांट्स में सेंसरी ऑर्गन होते ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला मुझे पढ़ना है कि व्हाट इज अ रिसेप्टर। व्हाट इज अ रिसेप्टर, मैं लिखता हूं इधर, आप समझिएगा। ये सेंस ऑर्गन्स तो समझ में आ गए, 5 सेंस ऑर्गन्स। यस सर। ठीक है, अब अगला देखेंगे रिसेप्टर। RECEPTOR, रिसेप्टर। रुचि है अभी ऑनलाइन? रुचि समझ में आ रहा है? चलिए जी, शायद है नहीं। अब रिसेप्टर की बात करते हैं। A receptor is a cell or group of cells in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus or a particular type of change in the environment. Stimulus का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का कोई चेंज हुआ, उस चेंज के रिस्पॉन्स में मेरी बॉडी किस तरह से एक्ट करती है। सच एज लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। अब मैं देखूंगा रिसेप्टर का मतलब क्या होता है कि हम ना किस तरीके से चीजों को रिसीव कर रहे हैं, किस तरीके से चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिसेप्टर मतलब रिसीविंग ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहला देखिएगा आप, सबसे पहले है लाइट। तो मैं लाइट को किस तरीके से रिसीव करूंगा? लाइट को ना तो मेरे कान लाइट को सुन सकते, ना मेरी नाक जो है वो लाइट को सूंघ सकती है, ना मेरी टंग लाइट को टेस्ट कर सकती है, और ना ही मेरी स्किन जो है वो लाइट को फील कर सकती है। तो लाइट के बदले में क्या चीज है जो मेरा सेंसरी ऑर्गन काम करेगा? आइस। बिल्कुल सही। रोशनी जो है, आंख ही रोशनी को देख पाएगी। उसके बाद हम दूसरे स्टिमुलस की बात करते हैं। स्टिमुलस दूसरा है साउंड। मेरी आंखों को, नाक को, जीभ को या स्किन को, उसको साउंड से कोई मतलब नहीं है। साउंड को डिटेक्ट करने वाला या रिसीव करने वाला रिसेप्टर क्या है? मेरे ईयर्स। स्मेल को रिसीव करने वाले, अगला है स्मेल। स्मेल को रिसीव करने वाला मेरा सेंसरी ऑर्गन है। और टेस्ट को रिसीव करने वाला मेरा ऑर्गन है टंग। और हीट को या प्रेशर को, इसको रिसीव करने के लिए मेरी बॉडी में एक अलग ऑर्गन बना हुआ है, दैट इज स्किन। एक अलग रिसेप्टर है, दैट इज स्किन। एक मिनट। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे कि कितने तरीके के हमारे पास रिसेप्टर होते हैं। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। सर हाँ बेटा बताओ। सर पर रिसेप्टर्स दोबारा बता दो।
हाँ रिसेप्टर बताता हूँ कि जो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है ना, ये आईज हो गई, ईयर्स हो गए, नोज हो गया, टंग हो गया और स्किन, ये सारे के सारे रिसेप्टर ही हैं। यस इन सर। सारे, हाँ इन सारे ऑर्गन्स को हम रिसेप्टर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ना सिग्नल्स रिसीव करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जो स्टिमुलस है उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जैसे लाइट है, तो लाइट को कौन रिसीव करेगा? मेरी आईज ऑब्जर्व करेंगी कि यहाँ पर चारों तरफ रोशनी हो रखी है। अगर मान लो अंधेरा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये देखिएगा कि अंधेरा हो गया, अब आपकी आंखों ने ही तो ये देखकर बताया कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है, ठीक है। और जैसी रोशनी हुई तो आपकी आंखों ने एकदम से देखा कि हाँ भाई अब रोशनी हो गई, अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। रोशनी का रिलेशन आपकी आईज से है, आपके कान से, नाक से, टंग से या स्किन से। इससे आपका रोशनी का, लाइट का कोई रिलेशन नहीं है। तो लाइट को ऑब्जर्व करने वाली कौन सी चीज है? आईज। तो आई इज अ रिसेप्टर व्हिच रिसीव्स लाइट। समझ गए? समझ में यस आ सर। गया? ठीक है। अब इसके यस बाद सर। मैं, हाँ जी, मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है फोटो रिसेप्टर। ये फोटो का मतलब वो नहीं है जो आप अपने मोबाइल फोन से फोटो खींचते हो ना, वो सेल्फी वगैरह लेते हो, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो का मतलब वो है, आप जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि यूजिंग लाइट, जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो फोटो इज रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट लाइट, दे आर प्रेजेंट इन अवर आईज। हमारी आईज में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर का मतलब क्या है कि जो मैं सुनता हूँ ना, वो सुनता किसके थ्रू हूँ? अपने ईयर्स के थ्रू सुनता हूँ। तो जो मेरे ईयर्स में जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं उन रिसेप्टर को हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। आपने सुना है ना टेलीफोन, फोन पर जो बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेलीफोन, PHONE, है ना। तो यस सर। वो यहीं से आया है फोनो रिसेप्टर, कि जो मैं सुनता हूँ ना, सुनने को हम बोलते हैं कि सुनने वाले रिसेप्टर्स कहलाते हैं फोनो रिसेप्टर्स। तो फोनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट साउंड, दे आर प्रेजेंट इन अवर इनर ईयर्स। वो हमारे अंदर के कान में मौजूद होते हैं फोनो रिसेप्टर्स। बताइए सबको क्लियर है? सर एक बात पूछनी है। हाँ बताइए। सर रिसेप्टर का एग्जैक्टली मीन क्या होगा? रिसेप्टर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने मेरी तरफ कोई बॉल फेंकी, है ना। आपने एक बड़ी सी बॉल को उठाया और आपने ऐसे फेंक दिया मेरी तरफ और मैंने उसको ऐसे कैच कर लिया। तो यू आर सेंडिंग समथिंग। तो आप क्या है? आप हैं ट्रांसमीटर। कि आपने बॉल को ट्रांसमिट कर दिया, आपने फेंक दिया और मैंने बॉल को कैच कर लिया, यानी कि मैंने बॉल को रिसीव कर लिया। तो रिसीविंग का मतलब होता है रिसेप्शन, रिसीव करना। आप अपने स्कूल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां स्कूल में रिसेप्शन पर 2-3 लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। उसको यस सर। रिसेप्शन का मतलब क्या है कि स्कूल में कोई भी गेस्ट आ रहा है तो उस गेस्ट को रिसीव करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं उनको हम बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट। कि वो लोग रिसीव कर रहे हैं उन गेस्ट को। फिर आपसे वो पूछेंगे कि आपको किसको मिलना है, आपको क्या काम है, फिर वो आपको वेट करने के लिए बोलेंगे, फिर जिससे मिलना है उससे मिलवा देंगे। तो रिसेप्टर का मतलब होता है एनीथिंग विच रिसीव्स समथिंग। तो एटमॉस्फेयर में लाइट, रोशनी बहुत तेज हो गई, तो बहुत अचानक से बहुत तेज धूप निकली है ना। तो आपकी आंखों ने देखा, आपकी आंखों ने उतनी बहुत ज्यादा रोशनी को रिसीव करा अपने अंदर। तो इसका मतलब आपकी आंखों ने ही तो बताया कि भाई आज धूप बहुत तेज है। समझ रहे हो? तो ओके सर। रिसेप्टर का मतलब होता है एनीथिंग विच रिसीव्स समथिंग। तो फोटो रिसेप्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फोटो का मतलब होता है लाइट। वो लाइट। रिसेप्टर जो लाइट को रिसीव कर रहे हैं, तो वो रिसेप्टर कहाँ मौजूद है? मेरी आईज में। फोनो रिसेप्टर, फोन का मतलब होता है आवाज, साउंड। तो वो रिसेप्टर, भाई बड़ी तेज डीजे बज रहा है आज तो, बहुत शोर मचा पड़ा है, मुझे तो पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा, इतना शोर शराबा हो रखा है। तो वो जो शोर शराबा है, वो जो साउंड है, उसको कौन डिटेक्ट करते हैं? हमारे ईयर्स। हम अपने कान बंद कर लेते हैं जब बहुत तेज आवाज होती है। तो फोनो रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं? हमारे ईयर्स के अंदर। समझ गए आप लोग? यस सर। यस उसके सर। बाद सर क्या करिए? हाँ बताइए, पूछिए। हाँ लक्ष्य सर अभी बताइए। आपने फोटो रिसेप्टर का एक एग्जांपल दिया, धूप जब आती है तो। सर फोटो और फोनो, फोटो और फोनो। सर जो फोटो रिसेप्टर का आपने एग्जांपल दिया, धूप निकलती है
जो हाँ। सर हमारी आइस देखती है, पर हाँ। सर हमें गर्मी भी लगने लग जाती तो बताती है कि आज गर्मी हाँ। बहुत है। हाँ, जब बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है तो देखिए उसका रिलेशन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि धूप है तो धूप में हमेशा गर्मी ही होगी। आप ये देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि सर्दियों में बहुत तेज धूप निकली है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। क्यों? किसी ने बोला कि आसपास कहीं पहाड़ों पर ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो वहां से ठंडी हवा आ रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं पहाड़ों पर जाएं अगर कभी ट्रेवल करने, तो जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर धूप भी निकलती है लेकिन धूप के साथ एटमॉस्फेयर में ठंडक भी होती है। तो वहां पर अगर धूप को सिर्फ और सिर्फ आपकी आईज ही ऑब्जर्व करती है, हमारे यहाँ की तरह नहीं कि धूप निकली तो इतनी गंदी गर्मी हो गई कि हालत खराब हो गई, पसीने आने लगे, ठीक है, वो चीज नहीं। हमने ये कहा कि धूप निकलना, बहुत ज्यादा रोशनी होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और टेम्परेचर भी साथ में बढ़ जाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर को तो मेरी स्किन वो सेंस करती है, समझ गए? यस सर। यस सर। अब मैं आता हूँ तीसरे पॉइंट पर। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़े थे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स क्या बताते हैं हमको कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, ये पता चलता है हमको इंडिकेटर्स से। उसमें हमने कुछ अलग तरीके के इंडिकेटर भी पढ़े थे, आपको याद है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यस सर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बताते हैं, दे आर रिलेटेड टू स्मेल। तो olfactory receptors detect smell, they are present in nose। अगर कहीं पर आग लगी है, उसका धुआं निकल रहा है, तो धुएं की स्मेल मुझे भी आ जाएगी, आपको भी आ जाएगी, सब बच्चों को आ जाएगी धुएं की स्मेल। तो आप लोग एकदम से स्मेल की वजह से बता देंगे भाई कहीं ना कहीं आग लगी है, धुएं की स्मेल आ रही है बड़ी तेज। होता है कि नहीं होता? यस सर। तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं olfactory receptors। OLFACTORY, olfactory receptors। olfactory receptors, तो olfactory receptors वो कहाँ मौजूद होते हैं? हमारी नोज के अंदर। क्यों? हम चीजों को सूंघ तभी पाते हैं उन olfactory receptors की वजह से। ये हो गया हमारा तीसरा टाइप का रिसेप्टर। और इन सब के जो है एक एक लाइन की ही इनकी डेफिनेशन है इन रिसेप्टर्स की, ये लिखी हुई है, देखिए मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा। ये है फोनो रिसेप्टर, फिर ये है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, फिर आगे मैं आ रहा हूँ गस्टेटरी, थर्मो रिसेप्टर्स, इन सब पर। तो ये सारे मैं आपको नोट्स अभी भेज दूंगा, क्लास के बाद भेज दूंगा आपको 10:15 10:30 बजे तक। आप लोग अपनी नोटबुक में आगे कंटिन्यू कर देना इसको, ठीक है? देखिएगा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के बाद में मैं अगला रिसेप्टर देखता हूँ गस्टेटरी, GUSTATORY, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स मेरी जो टंग होती है ना, जो जीभ होती है मेरी टंग पर, ये मौजूद होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। एक मिनट, मैसेज भेजा है किसी ने? गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो है वो हमारी टंग पर मौजूद होते हैं। तो हमने कहा कि जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो हमारी नोज में होते हैं और टंग में होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। अगर मैं किसी भी चीज को टंग पर डालूंगा, मैं अगर किसी भी चीज को अपनी टंग पर हल्का सा टच भी करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इसका टेस्ट सोर है, खट्टा है, बिटर यानी कि कड़वा है, या स्वीट यानी कि मीठा है, तो मैं वो टेस्ट बता दूंगा। तो ये जो टेस्ट है ये हमको किसकी वजह से पता चलता है? ये पता चलता है बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर्स की वजह से। और जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर टंग, वो हमारी जीभ में, हमारी टंग में मौजूद होते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं अगला है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स, देखिए थर्मल रिसेप्टर्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? थर्मल का मतलब आप समझ गए होंगे, थर्मल का मतलब वही होता है, थर्मल इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू हीट, व्हिच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो थर्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर स्किन।
ये हमारी स्किन में मौजूद होते हैं। कि अगर मैं स्किन पर कोई गर्म चीज लगाऊंगा तो मुझे एकदम से पता चल जाएगा हाँ ये चीज गर्म है, कोई ठंडी चीज लगाऊंगा तो मुझे एकदम से एहसास हो जाएगा कि ये ठंडी चीज है। तो थर्मोरिसेप्टर्स का मतलब क्या हो गया कि एनीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन माय स्किन, थर्मोरिसेप्टर्स हमारी स्किन में मौजूद होते हैं। हमारी स्किन को अगर कोई गर्म चीज टच करेगी तो हमें पता Excuse me, चलेगा कि हाँ बेटा बताओ। सर जो थर्मो रिसेप्टर है सर, वो तो एक तरह से टंग में भी होता है। क्या होता है? टंग में सर, टंग सर में? हम गरम चीज खाएं तो टंग को भी हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो, वो हमारी टंग में भी होता है। वो हमारी टंग में भी होता है। एक्चुअली स्किन जो है ना, स्किन ऐसा है कि पूरी ही बॉडी में एक तरह से फैली हुई है स्किन। स्किन तो आउटर मेम्ब्रेन होता है बॉडी का। तो अगर मैं टंग की बात करूंगा तो टंग में भी हमारा थर्मोरिसेप्टर होता है। ठीक है, तो और इसी तरीके से अगर मैं नोज की बात करूंगा तो नोज में भी थर्मोरिसेप्टर होता है। कोई गर्म चीज अगर नाक में डालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, कोई ठंडी चीज या गर्म चीज कान में जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो ये थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं तो एक तरह से फैले हुए होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। तो इस वजह से स्किन जो है, स्किन तो बहुत बड़ा वास्ट एरिया हो गया। पर हम जनरली ये बता रहे हैं कि थर्मोरिसेप्टर्स जो हमारी स्किन में मौजूद होते हैं तो वो सिर्फ ये बताने के लिए होते हैं कि भाई किसी भी चीज का टेम्परेचर ज्यादा है या कम। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद हमने कहा ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड सेंड द मैसेज conveyed by them to the spinal cord and brain in the form of electrical impulses to the sensory nerves। देखिए होता क्या है कि मेरी किसी भी रिसेप्टर ने, मेरी जो नोज है, मेरी नोज में क्या मौजूद है? नोज में है ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स। उन्होंने मेरे को एकदम से बताया कि यहाँ पर तो स्मेल आ रही है गैस के लीकेज की, कि कहीं पर गैस लीक हो रही है। तो तुरंत मैंने क्या करा, मैंने तुरंत जो आसपास जो भी फायर ब्रिगेड है, मैंने फायर ब्रिगेड पर कॉल करा, मैंने पुलिस स्टेशन पर कॉल करा, मैंने आईजीएल पर कॉल करा। मैंने कॉल करके तुरंत कंप्लेंट डाली कि मेरे घर के आसपास मुझे गैस की लीकेज की स्मेल आ रही है। ठीक है, तो वो चीज क्या है, वो चीज मुझे पता कैसे चली? जैसे ही मेरी नाक ने कुछ सूंघा। अब एक बात बताइए, अगर आप मेरे सामने बैठकर वनीला आइसक्रीम खा रहे हैं तो मेरे को एकदम से वनीला की स्मेल आएगी। वनीला की स्मेल जैसे ही मुझे आई तो मैं एकदम से समझ जाऊंगा अरे वाह बहुत अच्छी खुशबू है। तो मैं क्या करूंगा? मैं आराम से बैठा रहूंगा रिलैक्स मोड में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने, हाँ बताइए क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मतलब सर हम उसको स्मेल करके आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस चीज स्मेल की स्मेल करके है। आइडेंटिफाई पता है हम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं है। हम तो एक बॉडी के बाहर की एक्सटर्नल कवरिंग है, हम कुछ नहीं है। वो जो सारा सिस्टम है वो यहाँ पर है, दिमाग के अंदर बैठा हुआ है सारा का सारा सिस्टम। तो अब क्या है कि जो हमने सर सुना, फोर ब्रेन में वो माइंड के जो जो ब्रेन है ना, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और बैक ब्रेन जो होता है, वो सारा तो हम अभी पढ़ेंगे। अभी ब्रेन वाला पोर्शन पढ़ते टाइम पढ़ेंगे। शौर्य बताओ क्या कर रहे हो? शौर्य बोलो। सर नहीं, मैं तो ये बता रहा था बस फोर ब्रेन में होते हैं अच्छा अच्छा सेपरेट अच्छा। पार्ट्स। तो हाँ, मैं आगे इसमें ये बताना चाह रहा था कि जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है। मैंने सामने बैठे हुए हो, आप आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे आइसक्रीम की स्मेल आई। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको आइसक्रीम पसंद है, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आपको इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, यू आर एंजॉइंग इट। ठीक है, चलिए जी, मुझे भी उसकी स्मेल बड़ी अच्छी लगी। ठीक, चलिए तो मैं बैठा हुआ हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ गया आप आइसक्रीम खा रहे हैं, ये उसकी स्मेल है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे कहीं से गैस की स्मेल आने लगती है और बड़ी तेज आ रही है वो स्मेल, वो एकदम से आती जा रही है। तो मैं एकदम से समझ जाता हूँ कि भाई गैस जो है ये गैस खतरनाक है। ये चीज मैं कैसे समझा? जैसे ही मैंने गैस की स्मेल मेरे को आई, एकदम से मेरे दिमाग में ये आया, मेरा जो यहाँ पर जो नोज के अंदर जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स थे, उन्होंने वो सिग्नल नर्व्स के थ्रू भेजा। नर्व्स होती है बहुत बारीक 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 वेन्स होती है, उन्होंने वो सिग्नल भेजा मेरे ब्रेन को। और ब्रेन को वो सिग्नल ऐसा नहीं जाता कि उस सिग्नल में लिखा हुआ है गैस की स्मेल, वो लिखा हुआ नहीं है। हमने क्या है कि हमने गैस की स्मेल को एक बार आइडेंटिफाई कर लिया। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन सिग्नल है, वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू मेरे माइंड में जाता है। और माइंड में जैसे ही जाता है, मेरा माइंड एकदम समझ जाता है कि गैस की स्मेल का इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है। दैट मीन्स कि क्या होता है, गैस की स्मेल का इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, दैट मीन्स इट इज डेंजरस, ये डेंजरस है।
तो जैसे ही मेरे को पता चला कि हाँ भाई ये डेंजरस है, तो एकदम से मैंने तेजी से एक्ट करना शुरू करा। मैंने फटाफट फोन उठाया, मैंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी हैं, पुलिस का हो गया, फायर ब्रिगेड का हो गया, आईजीएल गैस पाइपलाइन का हो गया, मैंने तुरंत उन लोगों को कॉल करा कि there is something very dangerous which is going to happen near my surroundings because gas is getting leaked from somewhere. I don't know from where it is getting leaked, but I can smell it. मैंने इतना इन्फॉर्मेशन वहां पर दे दिया। अब क्या होगा, अब वो लोग फटाफट उन्होंने ये चीज, उनको ये चीज कहाँ पर रिसीव हुई, उनको रिसीव हुई कान में, उनके फोनो रिसेप्टर के थ्रू ये चीज रिसीव हुई, उनके कान में रिसीव हुई, क्योंकि मैंने फोन कॉल करा उनको। उन्होंने जैसे ही कान में रिसीव करी तो उनका कान एक्ट नहीं कर रहा है, उनके कान से सिग्नल उनके ब्रेन में पहुंचा है, और ब्रेन ने कहा है कि फटाफट गाड़ी निकालो, फटाफट फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकालो, और जो कुछ हो सकता है टेक्निकल स्टाफ को लो साथ में, और फटाफट पहुंचो उस लोकेशन, जो लोकेशन आपने बताई। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें जो एक्ट करता है ना प्रॉपरली, वो मेरा ब्रेन एक्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि सामने कोई बंदा बैठा हुआ है जिसको, जो कोमा में है, मतलब उसका ब्रेन जो है वो एफिशिएंटली एक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए वो, मैं सामने बैठा हुआ हूँ किसी आदमी के, और मैंने उसको कुछ बोला कि भैया आप चाय लोगे, आप पानी पियोगे, तो वो मुझे देखे जा रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि उसको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, उसको सुनाई तो दे रही है, लेकिन जो सुनाई दे रही है वो चीज ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही, तो वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा। अब जैसे हमने रिसेप्टर देखा, रिसेप्टर के बाद अब मैं अगला एक टॉपिक आपको बताऊंगा, वो क्या होता है। जैसे रिसेप्टर है, इसी तरह से एक चीज होती है इफेक्टर। इफेक्टर, ठीक है। बस 1 मिनट आप वेट करिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट वेट। ओके सर। हाँ जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टर की, कि व्हाट इज एन इफेक्टर। तो देखिएगा इफेक्टर क्या होता है। एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी which can respond to a stimulus according to the instructions sent from the nervous system, spinal cord and brain. Nervous system में spinal cord और brain दोनों चीजें involved हैं। The effectors are mainly the muscles and glands of our body. अब आप ये देखिएगा कि मेरे पास कोई चीज रखी हुई है, मान लीजिए ये पेन है, और ये पेन बहुत ज्यादा गर्म हो गया, और मैंने इसको ऐसे टच करा, ये बहुत ज्यादा गर्म है, मैंने इसको जैसे ही टच करा तो जो मेरी फिंगर है, मेरी फिंगर में जो थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उन थर्मो रिसेप्टर्स ने तुरंत यहाँ से, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको टच करा, तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन मेरी मसल्स के थ्रू होते हुए और सीधा मेरे ब्रेन में पहुंचे सिग्नल। तो जैसे ही सिग्नल मेरे ब्रेन के अंदर पहुंचा, तो ब्रेन से एकदम से रिवर्स सिग्नल आया, यहाँ से टच करा मैंने किसी गर्म चीज को, सिग्नल यहाँ से होते हुए मेरे ब्रेन में पहुंचा, ब्रेन से रिवर्स सिग्नल आया, हाथ को हटा ले वरना जल जाएगा, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो एकदम से क्या होगा, ये जो है, ये मैंने इसको टच करा, एकदम से मैं झटके से हाथ अपना पीछे खींचूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरी मसल्स है ना, हाथ की जो मसल्स हैं, ये हाथ की मसल्स क्या है, ये इफेक्टर है। मतलब इफेक्ट किस चीज का आएगा, अगर मान लीजिए मैंने
इसको टच करा, ये बहुत गर्म कोई हॉट यूटेंसिल है, कोई भी बहुत गर्म चीज है, मैंने इसको टच करा तो मेरा हाथ जल सकता है। तो मेरे हाथ को बचाने का काम क्या करेंगी, मेरी हाथ की मसल्स काम करेंगी कि मेरी मसल्स ने एकदम से मेरी मसल्स ने इसको पीछे खींच लिया, हाथ को पीछे झटक लिया। वो क्यों करा, ताकि हम जलने से बच जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो मेरी बॉडी जिस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज होती है, जो चीज मुझे किसी रिसेप्टर, किसी भी स्टिमुलस से बचाती है, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो भी चीज एक्ट करती है, वो क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा राइट लेग है, ये मेरा लेफ्ट लेग है, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं राइट लेग से एक्सेलरेटर को प्रेस करता हूँ और लेफ्ट लेग से मैं क्लच को प्रेस करता हूँ, और बीच में एक पेडल होता है ब्रेक का। तो जैसे मैं इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाकर चलता हूँ, जब मुझे गियर चेंज करना होता है तो मैं क्लच पेडल को दबाता हूँ, ठीक है, और जब मुझे स्पीड बढ़ानी होती है तो मैं एक्सेलरेटर पेडल को दबाता हूँ। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पर होता है एक ब्रेक। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मुझे सामने कोई ऑब्स्टेकल नजर आता है, तो मेरा ये जो राइट पेडल है, ये वाला, जिससे मैं एक्सेलरेटर को प्रेस करता हूँ, स्पीड बढ़ाता हूँ, मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, और हटाकर सीधा ब्रेक पर लाकर मैं ऐसे प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में जब सामने मुझे कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल, कोई बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ दिखाई देता है, या मुझे सामने कोई बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है, या कोई बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर नजर आता है, तो ऐसी कंडीशन में जो इफेक्टर है वो क्या है, ये मेरे लेग की मसल्स, मेरे लेग की मसल्स हैं। अगर मेरा पैर ही काम करना बंद कर दे तो मैं ठुक जाऊंगा, सामने जो भी पत्थर है या जो भी गड्ढा है, मेरी गाड़ी उसमें गिर जाएगी जाकर, तो मैं क्या करूंगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो मेरे इफेक्टर है, इफेक्टर मतलब जो मसल्स एक्शन करेंगी, दैट मसल्स आर नोन एज इफेक्टर्स। ये मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, तो अब हम बात करते हैं आगे कि रिसेप्टर के बदले में जो भी मसल्स एक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं इफेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ह्यूमंस में। हम ये देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है, उसमें दो सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं। एक सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, एक सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम होता है। So in human beings, nervous system and endocrine system work together to control and coordinate all our activities such as our physical actions, our thinking process and our emotional behavior. अब बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम की बात करें। Human nervous system. The function of nervous system is to coordinate the activities of our body. The nervous system helps all other systems of our body to work together. जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम ही सारी की सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, सारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। फॉर एग्जांपल, मुझे बॉलिंग करनी है, तो बॉलिंग करते टाइम मेरे हाथ में बॉल है और मैं इसको ऐसे घुमाकर बॉल को फेंकूंगा, तो ये जो एक्शन है, ये एक्शन मैं एक बार प्रैक्टिस करता हूँ। अगर मैं कोई बहुत छोटा बच्चा हूँ और मुझे शुरुआत में किसी ने बताया कि बेटा बॉल को ऐसे हाथ में पकड़ते हैं, दौड़ के आते हैं, और फिर ये जो विकेट लगे हुए हैं इससे थोड़ा सा पीछे रुक जाते हैं, और फिर रुककर हाथ को ऐसे घुमाकर बॉल को आगे फेंक देते हैं। तो आपने एक बार समझाया, वो चीज मेरे माइंड में स्टोर हो गई। मैंने दोबारा करा, वो चीज माइंड में और अच्छे से स्टोर हो गई। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार अगर मैंने करा, तो वो चीज अच्छे से माइंड में स्टोर हो गई, वो सिग्नल माइंड में स्टोर हो गया। दैट मींस व्हेनेवर आई गो फॉर बॉलिंग, जब भी मुझे बॉलिंग करनी है, मैंने बॉल उठाई और बॉल को उठाकर मैं उसी तरह से दौड़ूंगा, और दौड़ के मैं अपने हाथ को घुमाकर बॉल को ऐसे फेंक दूंगा। तो इसका मतलब जब भी मुझे बॉलिंग करनी है तो मैं बॉलिंग करना चाहता हूँ, ये मेरे मन में फीलिंग आई कि मैं बॉलिंग करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरे कैप्टन ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया
कि बेटा अब ये नेक्स्ट ओवर तुम्हें डालना है, तुम्हें बॉलिंग करनी है। तो एकदम से मेरे को इंस्ट्रक्शन मिली, तो मेरे दिमाग ने मेरे को ये इंस्ट्रक्शन दी कि ठीक है अब आप रेडी हो जाइए। तो जैसे ही आपके माइंड ने आपको इंस्ट्रक्शन दी, तो आपके जो लेग्स हैं, आपके जो शोल्डर हैं, आपके जो हाथ हैं, वो सब के सब एकदम से एक्शन में आ गए। वो एक्शन में क्यों आए? क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन ने उनको एक एक्टिव सिग्नल भेज दिया, कि अब आप सब चालू हो जाइए, गेट रेडी फॉर एक्शन। कि अब आपको पैरों को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बेटा अब तुम्हें दौड़ना है, हाथों को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अब तुम्हें घुमाकर बॉल फेंकनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे कहाँ से आते हैं? ब्रेन से आते हैं। अगर ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो ना मैं चल सकता हूँ, ना मैं दौड़ सकता हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मर जाएंगे ब्रेन ही सर। पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और ब्रेन का जो सिस्टम होता है ना, पूरा सिस्टम, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब हम एक बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, तो मैंने ये बोला कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बॉडी की? बताइए। बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं ना, बिल्कुल ठीक। तो बॉडी की सबसे छोटी यूनिट को हम सेल बोलते हैं। उसी तरीके से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, उस सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं बेटा न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द smallest unit of a nervous system. Neuron is the smallest unit of a nervous system. नर्वस सिस्टम की सबसे सर यहाँ पे ऑफ आएगा या ऑफ द आएगा? द आएगा। नर्वस सिस्टम एक ही होता है बॉडी में, तो द आएगा, ठीक है। यस सर। चलिए, रिपीट कर दो एक बार। हमने ये कहा कि जैसे एक बॉडी होती है ना, तो उस बॉडी में सबसे छोटी जो यूनिट होती है बॉडी की, उसको हम बोलते हैं सेल। इसी तरीके से जो माइंड के अंदर जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, उसको बोलते हैं न्यूरॉन। और एक इंसान की बॉडी में एक ही नर्वस सिस्टम होता है, तो इसलिए न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एक ही है, इसीलिए उसमें आ नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे कि न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब इसमें जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लीजिए। मैं आपको इसमें एक चीज समझा देता हूँ, इसका मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैंने डायग्राम में नोट्स में बना रखा है, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाकर वही चीज समझा देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे जहां तक है। नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं बोर्ड पर बनाकर दिखा दूंगा। देखिए, ये ऐसा डायग्राम होता है इसका न्यूरॉन का, ठीक है। अब इसमें न्यूरॉन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमने एक ये तो बड़ा सा एरिया बना दिया यहाँ पर। इस बड़े से एरिया में हम ये दिखाएंगे कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बड़ा सा आपने एरिया बनाया, इस पोर्शन को बोलेंगे बेटा सेल बॉडी। ये हो जाएगा सेल बॉडी। फिर जैसे प्लांट्स में से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, तो एक रूट इधर निकली, एक इधर निकली, एक इधर निकली, एक इधर निकली, ये जो छोटी छोटी रूट्स हैं इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? यस सर, दिखाई दे रहा। इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और Yes, जैसे sir. सेल होता है ना, सेल के अंदर वाला पोर्शन होता है, तो सेल में जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ऐसे इसके न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो फिलअप हो रखा है डॉट 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 डॉट, जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं, उनको बेटा बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. ये जो यस सर। हाँ, ये जो पूरी बॉडी है ना इसकी, न्यूरॉन की, ये एक ऐसे वायर होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर जा रहा हो, तो ऐसे वायर होता है। इस वायर में जो इंटरनल जो वायर है, ये जो इंटरनल आप देखिए, इंटरनल जो ट्यूब है, इसको बोलते हैं एक्सॉन, AXON, एक्सॉन, ठीक है। और जो ये इंटरनल वायर है, इसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर और नीचे छोटी छोटी ना प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, छोटी छोटी शीट्स होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम माइलिन शीट और इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि ये
दिमाग के और किसी चीज से कांटेक्ट ना कर पाए कि यहाँ से नर्व एंडिंग से आई हुई इंफॉर्मेशन सीधी की सीधी यहाँ तक सेल तक पहुंचनी चाहिए। और ये क्या है, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग ऐसी नहीं दिखाई दे रही जैसे इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स होते हैं, यस सर। है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स होते हैं, वायर्स के टर्मिनल्स होते हैं, तो ये इस तरीके की होती है। नर्व एंडिंग्स की अलग अलग जगह कनेक्टेड होती हैं। कोई नर्व कनेक्टेड होगी मेरी आंख के साथ, कोई नाक के साथ, कोई कान के साथ, कोई टंग के साथ। तो आपने अगर कुछ फिल्म्स देखी हो, मैं तो आप लोग देखते ही होंगे, तो फिल्मों में आपने ये देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ तो याददाश्त चली गई, है ना, मतलब आपने जो कुछ सोचा, आपको याद ही नहीं है आप कौन हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके मम्मी पापा कौन है, सब कुछ भूल गए आप। ठीक। अच्छा, कई जगह ऐसा होता है कि आपके सर में चोट लगी तो आपको दिखना बंद हो गया या आपको सुनाई देना बंद हो गया। तो उसमें क्या होता है कि ये जो नर्व एंडिंग्स है ना, ये जो न्यूरॉन से निकलने वाली जो नर्व एंडिंग्स हैं, कहीं ना कहीं ये जो नर्व एंडिंग्स हैं इनके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये कुछ खराब हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में क्या होता है कि एक्सीडेंट के बाद आदमी, जैसे सर पर चोट लगी तो वो एकदम से बेहोश हो जाता है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए हम खड़े हुए हैं, तो हम खड़े हुए भी अपने दिमाग की वजह से हैं कि हमारे दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि इस टाइम आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, आपके पैर जमीन को टच कर रहे हैं, दैट मींस यू आर सपोज्ड टू स्टैंड अप, यू आर सपोज्ड टू स्टैंड अप, कि आप खड़े होंगे इस टाइम, तो इसलिए हम खड़े हो गए। जैसे हमारे दिमाग ने ये कहा कि मतलब दिमाग का कंट्रोल अगर खत्म हो गया, तो दिमाग ने ये बताना ही बंद कर दिया कि खड़े होने का पोस्चर क्या होता है, बैठने का पोस्चर क्या होता है, तो पता चला आप खड़े खड़े ही गिर पड़े। होता है ना ऐसा। तो उस चीज को हम, जो नॉर्मल भाषा होती है, नॉर्मल इंसानों की भाषा होती है, टेक्निकल लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, तो उसमें हम ये कहते हैं कि ये आदमी, फला आदमी जो था ये बेहोश हो गया। बेहोश का मतलब यही है कि दिमाग ने बॉडी का साथ छोड़ दिया। समझ गए कि नहीं समझे? सर एक बात यस पूछनी है। सर। हाँ जी बताइए। अगर किसी इंसान की बॉडी में से नर्व सेल निकाल दिया जाए हाँ तो वो जिंदा रह सकता है? देखिए, ये तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ये तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं, जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट होता है कि एक इंसान मरने वाला है या एक इंसान मर चुका है, लेकिन उसके लिवर को किसी तरीके से करके जिंदा रख रखा है, और किसी दूसरे इंसान का लिवर जो है वो खराब है, तो लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, किडनीज ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। इसी तरीके से ब्रेन ट्रांसप्लांट पर भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो चल रही है, कि अगर मान लीजिए किसी का दिमाग है और उसके दिमाग की नर्व सेल्स ने काम करना बंद कर दिया है, तो ये कहा जाता है कि भाई अगर वो दिमाग किसी तरीके से काम करना चालू कर दे और नर्व सेल्स कहीं से रिप्लेस करके हम उसके दिमाग में डाल दें, तो वो शायद उसका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। तो आर्टिफिशियल नर्व सेल्स तो अभी तक नहीं बन पाई हैं, लेकिन क्या होता है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट पर काम चल रहा है। हार्ट ट्रांसप्लांट भी काफी लोगों के सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो ब्रेन ट्रांसप्लांट अभी सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस पर काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है इस पर। हाँ अनमोल बताओ, कुछ कह रहे थे। सर मैं ये कह रहा था, जो ये न्यूरॉन सेल होते हैं ये हाँ। ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। मतलब अच्छा। ब्रेन एक्चुअली ब्रेन नहीं है। ब्रेन क्या है, ब्रेन बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमने कहा कि सेल है, सेल क्या है, बहुत सारे सेल इकट्ठे हो गए तो एक टिश्यू बन गई। तो टिश्यू बेसिकली क्या है, सेल्स का ग्रुप। फिर हमने कहा ऑर्गन क्या है, अरे बहुत सारे एक टाइप के टिश्यूज इकट्ठे हो गए एक जगह, तो वो एक ऑर्गन बन गया। अच्छा, बॉडी क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स, अलग अलग तरीके के बहुत सारे ऑर्गन, एक लीवर हो गया, दो किडनी हो गई, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, पेंक्रियाज हो गए, है ना, तो बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे हो गए तो बॉडी तैयार हो गई। समझ गए? तो इसी तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे हो गए तो क्या तैयार हो गया, ब्रेन तैयार हो गया। यस सर। समझ गए सभी बच्चे? Excuse me, sir. यस सर। हाँ जी बताइए। सर आप एक बार माइलिन शीट का जो फंक्शन है वो फिर से बता दो। मैं फिर से बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में न्यूरॉन है, तो इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि जो न्यूरॉन्स है ना, वो अगर आसपास दूसरे टाइप के जो सेल्स हैं वो दूसरे टाइप के सेल से इंटरफियर ना करें, तो उनको उनसे इंसुलेट करने के लिए, उनसे अलग करने के लिए जो एक शीट होती है उसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। और माइलिन शीट का एक काम और भी होता है कि माइलिन शीट जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, कि हमारा जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली क्या,
कि सर के अंदर ही होते हैं ये न्यूरॉन्स। तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स को अगर हमें बाहर की मतलब क्या बताऊं मैं आपको, जैसे स्कल होता है, जैसे स्कल का मतलब क्या हो गया, जो स्केलेटन हो गया, जो खोपड़ी हो गई हमारी, तो उससे टच ना हो, या बाहर के ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल से टच ना हो, ठीक है, लिम्फ सेल्स हैं, लिम्फ सेल्स से टच ना हो, तो उन चीजों से बचाने के लिए माइलिन शीट का इस्तेमाल होता है। माइलिन शीट इसलिए होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आउटसाइड। समझ गए? यस सर। सर एक्सन जो है वो सिर्फ थ्रेड है और उसकी साइड का जो लाइक वो फिगर में है वो है माइलिन शीट। वो माइलिन शीट है, बिल्कुल। ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं ना, अभी थोड़ी ना वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यस सर। सर मेरी वीडियो में दिखा रहा है, आप अभी भी बोल रहे हो। हाँ मैं वो इधर मेरी वीडियो में भी यही दिखा रहा है। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी अपनी वीडियो यहाँ दिखाई देती है। एक मिनट रुको, पता नहीं क्या जल्दी से मेरा मुंह चल रहा है। सर आपने बोल दिया रिएक्शन बाद में दे रहे हो। हाँ हाँ वो है, नेटवर्क की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ अब देखिएगा, देखो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर जो ये बीच में से जो ये एक वायर जा रहा है ना पूरा बीच में से, इसको तो बोलेंगे हम एक्सॉन, लेकिन इसके बाहर की जो कवरिंग है ना, जैसे वायर होता है ना, जो हम घरों में बिजली का जो तार यूज करते हैं, उस तार के चारों तरफ आप देखेंगे रबर की कोटिंग हो रखी होती है। तो ये माइलिन शीट एक तरह से रबर की कोटिंग ही है, और बीच में एक तरह से कॉपर समझ लो और बीच में जो है ये एक्सॉन, बीच में से ये प्रॉपर वायर जा रहा है जो सिग्नल लेकर जा रहा है। समझ गए? यस सर। यस सर, थैंक यू। ठीक है, यस सर। हाँ जी बेटा, आज इतना ही करेंगे। मैं इसको आपको नोट्स आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, और नोट्स अपने कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मेरे को एक डाउट था कि मतलब जो वो थे हमारे स्टेफन हॉकिंग, उनका जो नर्वस सिस्टम था वो भी ब्रेक डाउन हो गया था, लेकिन सर फिर मतलब ब्रेन तो वर्क कर रहा था, ब्रेन में भी मतलब न्यूरॉन्स तो होते ही हैं, तो सर मतलब एक मिनट दोबारा बताओगे, आवाज कुछ कट गई थी बीच में। सर मैं ये कह रही थी कि जो हमारे वो थे फिजिसिस्ट थे स्टेफन हॉकिंग, तो उनका जो नर्वस सिस्टम था वो ब्रेक डाउन हो गया था, और लेकिन मतलब फिर भी उनका ब्रेन तो वर्क कर रहा था, मतलब बहुत सारी उन्होंने डिस्कवरीज इन्वेंशंस वगैरह तो किए ही थे, तो सर मतलब ब्रेन में भी तो न्यूरॉन्स ही होते हैं और उनका नर्वस सिस्टम तो ब्रेक डाउन हो गया था, तो मतलब सर वो कैसे रिलेशन में? हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स अगर डिफेक्टिव हो गए तो हमारा ब्रेन काम नहीं करता। लेकिन उसके अलावा भी मेडिकल साइंस में तो बहुत सारी चीजें हैं, जितनी चीजें मुझे भी नहीं पता होंगी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती नहीं हैं। सर ये नहीं है फिर सर, मैं बताता हूँ असल में क्या था। नर्वस सिस्टम से वहां तब उनका ये मतलब था कि जो उनका कनेक्शन थी ना ब्रेन से सारी सिस्टम का, वो हाँ। टूट गई थी, अच्छा बट उनकी एक गाल रह गई थी। तो सर क्या होता था कि अगर उन्हें कुछ फील हो रहा है ना तो उनके ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता था। अच्छा अच्छा अगर कोई उनका नेक काट भी दे तब भी उन्हें पता नहीं लगेगा, बट वो डेड तो हो ही जाएंगे। यस अच्छा सर, मतलब वही बात है, और उनको पर दर्द वो महसूस अपनी गाल हिला वला पा रहे थे, सिर्फ गाल से उनका सब होता था, उसी से वो बोलते थे, उसी से काम करते थे। जैसे नर्वस टिश्यू का एक छोटा सा हिस्सा ब्रेक आउट हो गया। ये अच्छा बात सर। वो जो फिल्म आई थी मर्द को दर्द नहीं होता, नहीं सर, मतलब वो उसके सर साथ मेरा भी कोई एक चोट डाउट लग था। जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। सर सर 8th मेरा क्लास में एक सर ने बताया था कि मतलब जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि हाँ अगर बॉडी में से सेल निकाल दिया जाए तो इंसान क्या जिंदा रह सकता है, तो हाँ सर हाँ। ने बताया था कि वो बंदा जिंदा रह सकता है लेकिन उसकी बॉडी को दर्द महसूस नहीं होगा। और पता नहीं यार तुम कहाँ कहाँ रिसर्च में पहुंच गए, इतना ज्यादा डिटेल में तो मैं क्या बताऊं आपको। बस इतना है कि जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स ही हमारी बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और उसी की सर वजह से बैठे बैठे इन्होंने 2 इंसान मार ऐसे दिए। दर्द के अलावा ना उसे कुछ दिखेगा, ना सुनेगा, ना उसे टच होके कुछ फील होएगा, तो ये समझ लो वो बैठा रहेगा, उसे ये भी नहीं बता सकते तुम्हारा खाना आ गया या कुछ हो गया, बस बैठे रहो, लेटे रहो। सर बस 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 सर बस मेरा। बस एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी हाँ बात, बताओ बहुत बताओ छोटी सी बात। बताओ। सर जब किसी को कोल्ड होता है तो उसकी हाँ नाक बंद हो जाती है, और हाँ जब नाक बंद हो जाती है तो हमें टेस्ट भी नहीं आता। हाँ। ऐसा क्यों होता है?
ये इसके लिए आपको ना ईएनटी सर्जन के पास जाना पड़ेगा, जो ईयर नोज और थ्रोट वाले होते हैं ना, वो आपको बताएंगे कि हाउ नोज एंड थ्रोट इज रिलेटेड, और कान भी सर, बंद कर जाते हैं। तो सर कोरोना वायरस में डॉक्टर के पास जाओगे आप? कोरोना वायरस की बात नहीं है, ईएनटी की बात कर रहा हूँ मैं। ईएनटी होता है ईयर नोज और थ्रोट। मैं पूछ रहा हूँ ये होता क्यों है, तो आप ही बता दो। अभी ये डॉक्टर बता पाएगा भाई, इतना डिटेल में मुझे नहीं सर मालूम। जब हमारी बॉडी पे अटैक होता है या इन्वेड होता है बैक्टीरिया का, तब हमारे सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। भाई हाँ हाँ हाँ, सब एक चीज और आपको बता रहा हूँ। एक चीज क्या है कि एक होता है मौके का फायदा उठाना। ये सुना है ना, मुहावरा सुना होगा, मौके का फायदा उठाना। तो ऐसे में Yes, क्या sir. हुआ कि अभी जो है लगभग 6 बच्चे मौके का फायदा उठाकर भाग चुके हैं। तो मेरा ये सर मैं नहीं गया। हाँ, तो मैं भी नहीं गया। मेरा ये सजेशन है, आप लोग आपस में करो डिस्कस और निकल लो, ठीक है। और जितना आपको बोल रहा हूँ उतना पढ़ लेना, ठीक। और ये जो आगे की चीजें हैं, ये आगे की चीजें कभी आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, कोई Thank बोलने you, नहीं sir. देता? ओके, गुड तुम नाइट। लोगों ने सर की नींद उड़ा दी। थैंक यू सर। ओके, सर आराम से सोना, इनकी हाँ बातों आराम में से बताना। आराम से आराम सर से। थैंक यू। बाय सर। ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। ओके। सर आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ, अब बेटा तबीयत ठीक है, अब ठीक है। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय बाय बाय।